बच्चों, मेरा नाम है अपूर्व सक्सेना और आज हम 12th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, शुभ आरंभ करने से पहले कुछ जानकारी है जो हम हासिल कर लेते हैं कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे, बस वही चीज़ है। बेटा, जो आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का एग्जाम है। इन 100 मार्क्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। बेटा, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इस 20 मार्क्स को भी 12, 4 और 4 के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 12 मार्क्स का ये भी आपका रिटन एग्जाम ही होगा। 4 नंबर की आपकी फाइल होगी और 4 नंबर का आपका वाइवा होगा। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की कि आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा, ये जो सिलेबस है आपका क्लास 12th की अकाउंटेंसी का, ये 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। पहला पार्ट है पार्टनरशिप अकाउंट्स, दूसरा पार्ट है एनपीओ जिसे आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और थर्ड पार्ट है आपका कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के बारे में भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिन्हें कहा जाता था। और लास्ट पार्ट है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों, ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है ये 30 मार्क्स की वेटेज रखती है। एनपीओ 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स की वेटेज रखती है और ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये भी 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। और साथ ही साथ ये जो 12 नंबर का बेटा रिटन एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल में, ये भी इसी चैप्टर से पूछा जाता है। यानी कि देखा जाए तो ये जो पूरी यूनिट है बेटा, इस यूनिट के अंदर आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और ये बहुत ही आसान यूनिट है बेटा। ये यूनिट देखा जाए तो 20 + 12 32 मार्क्स की वेटेज रखती है। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका सिलेबस था और ये आपका मार्क्स कि किस किस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइड हो रखे हैं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। बेटा, लास्ट ईयर जब आप 11th क्लास में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मोड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, यानी कि टाइप्स पढ़े थे कि एक बिजनेस को किस किस तरीके से रन किया जा सकता है। तो बेटा, वहां पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए ये है कोई मिस्टर ए, बड़े खुश रहते थे। इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कुछ पैसे जुटाकर लगाए जिसे कहते हैं कैपिटल। बेटा, नाम को समझिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब एक अकेला बंदा जो कि प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर यानी कि मालिक, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर एक ही मालिक होता है। यही मालिक अपने बिजनेस में पूंजी लगाता है यानी कि कैपिटल, और इस बिजनेस से जनरेट होने वाले प्रॉफिट्स यही मालिक अपने घर ले जाता है। हुआ क्या, वक्त बदलता रहा। इसने देखा इसके साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं
वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने लगे, डाइवर्सिफाई करने लगे। ये बेचारा अकेला पड़ गया, अकेले ही इसने कैपिटल लगाई, अकेले ही बिजनेस को रन कर रहा था। एक वक्त ऐसा आया इसकी कैपिटल सफिशिएंट नहीं पड़ी, यानी कि अगर इसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो बेटा ऑब्वियस है इसे कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। बट अब ये अकेला इंसान है, कितना पैसा लगा पाएगा? ऑफ कोर्स भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ेगी। अब अकेला इंसान काम भी कितना संभाले, तो इसने क्या किया, अपने साथ कुछ लोगों को ऐड किया। तो बेसिकली इसने अब अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप से हटाकर बेटा एक एसोसिएशन फॉर्म कर दी। क्या फॉर्म कर लिए? एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के अंदर कितने जने थे? 3, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो बेटा इनकी इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं फर्म, और इस फर्म में एक से ज्यादा ओनर हैं, तो हम इसे अब से बोला करेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा इनकी इस एसोसिएशन का नाम क्या है? पार्टनरशिप फर्म। और मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को जब हम इंडिविजुअली बुलाया करेंगे तो इनको हम बुला करेंगे पार्टनर्स। तो बेटा अब होगा क्या, ये तीनों मिलके पैसा लगाएंगे इस बिजनेस में। तो अब बताइए क्या जो कैपिटल होगी ऑब्वियस है वो ज्यादा लगेगी। अकेला पहले मिस्टर ए पैसे लगा रहा था, अब बी भी पैसे लगाएगा और सी भी पैसे लगाएगा, तो ऑब्वियस है कि कैपिटल क्या होगी? ज्यादा। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और उसमें आप कैपिटल ज्यादा लगाते हो तो आप प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? ज्यादा। और अब ये प्रॉफिट्स एक अकेला मिस्टर ए नहीं लेकर जाया करेगा, ये प्रॉफिट्स तीनों के पास बढ़ा करेंगे। मिस्टर ए के पास भी जाएंगे कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा मिस्टर बी के पास भी जाएगा, और कुछ हिस्सा मिस्टर सी के पास भी जाएगा। तो बेटा ये तो था इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का। अब हम थोड़े से टेक्निकल टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। बेटा ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें देता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा जैसे कि इंडिया में बहुत सारे कानून लागू होते हैं, तो ऐसे ही पार्टनरशिप को गाइड करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो एक्ट है इसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में कहा गया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। बेटा ध्यान दीजिएगा मैंने पर्सन्स लिखा है, ठीक है, पर्सन नहीं लिखा, क्योंकि एक इंसान तो पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकता, दो या दो से ज्यादा जने हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पर्सन्स who have agreed, यानी कि राजी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैंने बोल दिया कि वो मेरे साथ पार्टनर है, उसका एग्री होना जरूरी है, यानी कि एग्रीड होना जरूरी है। एग्रीमेंट किस चीज का होगा? टू शेयर प्रॉफिट्स, कि हम क्या बांटेंगे? प्रॉफिट्स। और वो प्रॉफिट्स किससे होगा? एक बिजनेस से, carried on by all or any one of them acting for all। अब बेटा इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं हम लोग।
पार्टनरशिप एक रिलेशन है बेटा, रिलेशन यानी कि एक रिश्ता है बिटवीन पर्सन्स। अब हम इस पर्सन्स के ऊपर बात करते हैं। सर मिनिमम कितने पर्सन होंगे और मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे? बेटा मिनिमम पर्सन होंगे 2 और मैक्सिमम होंगे 50। इस पॉइंट को स्टार मार्क करेंगे। बेटा ये जो मैक्सिमम लिमिट है 50 की, ये लिमिट हमें कंपनीज एक्ट 2013 प्लस रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स से मिलता है। एक्चुअली है क्या, कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 464। बेटा ये जो सेक्शन है ये इलीगल एसोसिएशन के बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन कहता है हर वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, यानी कि हर वो एसोसिएशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड नहीं है का मतलब है वो कंपनी नहीं है। तो बेटा हर वो एसोसिएशन जो कि कंपनी नहीं है, उस एसोसिएशन में मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेक्शन 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी कि आप मैक्सिमम कितने मेंबर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो किसी भी एसोसिएशन के अंदर, वो है 100। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकते हो बट 100 से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक कैप लगा दी कि आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो मैक्सिमम 100 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, एक रूल 10 निकाला और उस रूल 10 के तहत उसने मैक्सिमम लिमिट कितनी बता दी? 50। ये ज्यादा से ज्यादा कितने बता सकते थे? 100, बट फिलहाल उन्होंने कितनी बता रखी है? 50। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, मेंबर्स यानी कि मालिक या पार्टनर कह सकते हो, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे? 50। अब बात करते हैं एग्रीड। इसका क्या मतलब है? बेटा यहां पर एक वर्ड आता है एग्रीमेंट, यानी कि आपस में पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है। मैं और मेरा दोस्त हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई बट एग्रीमेंट के बिना, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो मान ही नहीं रहा पार्टनरशिप के लिए, तो बेटा क्या उसे पार्टनरशिप कहलाया जाएगा? नहीं सर, एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब बेटा जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यानी कि जो आपस में पार्टनर्स एग्रीमेंट करेंगे वो ओरल भी कर सकते हैं, ओरली, और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। बेटा ओरली में क्या होगा, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली, वर्बली डिसाइड करी और बस पार्टनरशिप चल पड़ी, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। एग्रीमेंट मैंने फिर से बता देता हूं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन बेटा एक ह्यूमन नेचर है कि आज अगर आप किसी चीज के लिए एग्री कर जाते हो बट जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी आप उस चीज के लिए एग्री करो ही करो। तो इसीलिए जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना प्रेफर किया जाता है। तो इट इज प्रेफरेबल कि एग्रीमेंट हो रिटन फॉर्म में, और इस रिटन फॉर्म के एग्रीमेंट को कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। तो इस रिटन फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। बेटा इस पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बाद में फिर से चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बस अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होगा, सभी टर्म्स एंड
कंडीशंस कि पार्टनर्स ने आपस में किन शर्तों पर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो हमने अभी एग्रीमेंट के बारे में जान लिया। अब बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट्स। बेटा यहाँ पर वर्ड लिखा गया प्रॉफिट्स, तो सर क्या प्रॉफिट होंगे वही पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे, या अगर लॉस होगा तो क्या पार्टनर्स आपस में शेयर नहीं करेंगे? बेटा बिल्कुल करेंगे। डेफिनेशन में भले प्रॉफिट्स वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट्स इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं नेगेटिव प्रॉफिट्स को। अब नेगेटिव प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं? लॉसेस। यानी कि प्रॉफिट होगा तो वो भी शेयर किया जाएगा, लॉस होगा तो भी शेयर किया जाएगा। बट बेटा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइनर। पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है किसी भी फर्म में? तो आप लोग बोलेंगे यस, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है कि पार्टनर बन सकता है माइनर, लेकिन बट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि अगर इस बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो बेटा माइनर को नहीं मिलेगा। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एक ए पार्टनर है, एक बी है और एक सी है। बेटा ये जो सी है ये माइनर है और ए और बी मेजर है। अगर लॉस होगा तो लॉस में हिस्सा सिर्फ ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, सी को लॉस का हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस बिजनेस से प्रॉफिट्स होते हैं तो ये प्रॉफिट्स बेटा ए को भी मिलेंगे, बी को भी मिलेंगे और सी को भी मिलेंगे। क्योंकि सी बच्चा है तो बेटा इसे हम लॉसेस का शेयर नहीं देंगे। तो ध्यान रखिएगा, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। तो माइनर को सिर्फ हम प्रॉफिट्स का हिस्सा दिया करेंगे। अब बात आ रही है जो प्रॉफिट्स होंगे वो सब किससे जनरेट होंगे? बेटा ये प्रॉफिट्स बिजनेस से जनरेट होंगे। अब बिजनेस कैसा होगा? बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। यानी कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अगेंस्ट द लॉ हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर आ जाती है, बेटा ये पूरी लाइन है, एक कॉमा के बाद लिखा हुआ है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेटा इस पूरी एक लाइन को मैं एक ही शब्द में कंक्लूड कर देता हूं जिसको कहते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? बेटा म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्या होता है? बेटा जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट के एक्ट से बाउंड हो जाता है। अब बाउंड होने का मतलब क्या है? उसके एक्ट से बाउंड होने का क्या मतलब है? अब इस चीज को समझते हैं। बेटा मान लीजिए ये एक पर्सन है ए, इसे किसी मीटिंग में जाना है, बट कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से या हो सकता है कोई और जरूरी काम हो, ये उस मीटिंग को अटेंड करने नहीं जा पाता। तो ये एक दूसरे पर्सन यानी कि बी को पावर ऑफ अटर्नी देता है, यानी कि अपनी पावर्स उसे ट्रांसफर करता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना ए के बिहाफ पर कोई और चला जाए उस मीटिंग को अटेंड करने, तो ए कुछ पावर्स लेकर बी को भेजेगा, यानी कि बेसिकली ए बी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजेगा उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग में ए नहीं जा सकता। अब होगा क्या? उस मीटिंग के अंदर बी जो भी डिसीजंस लेकर आएगा तो बेटा ए उससे बाउंड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो बी है, बेटा बी एजेंट है। तो बी कौन है?
एजेंट, और ये एजेंट किसका है? ए का, और ए कौन है? प्रिंसिपल। तो बेटा ये होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। एजेंट के एक्ट से कौन बाउंड हो जाता है? प्रिंसिपल। तो एजेंट्स के द्वारा किए गए हर एक्ट पर कौन बाउंड हो जाता है? प्रिंसिपल। तो यहां पर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, कह सकते हैं एवरी पार्टनर प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी है। ठीक है, तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होगा और एजेंट भी होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर आपकी फॉर्म है, इस फॉर्म में 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो इस फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है ए, बी और सी। किसी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बी और सी ऑफिस पे नहीं है, कोई थर्ड पार्टी आती है, किसी मीटिंग के लिए, तो ए अकेला बी और सी के बिहाफ पर भी एक्ट कर सकता है। तो यानी कि बिजनेस ए, बी, सी तीनों मिलकर भी चला सकते हैं, या फिर कोई एक पार्टनर दोनों के बिहाफ पर भी चला सकता है। अब ए की जगह अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ बी प्रेजेंट है, ए और सी नहीं है, तो बी कौन हो गया? एजेंट। ए और सी कौन हो गए? प्रिंसिपल। तो ए जो भी इस मीटिंग में डिसीजन लेगा उसमें ए और सी बाउंड हो जाएंगे, तो बी जो भी एक्ट करेगा उसके लिए ए और सी भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो अब इस लाइन को एक बार समझिए, क्या लिखा है यहाँ पर? बिजनेस जो कि कैरी किया जाएगा, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर द्वारा उस बिजनेस को चलाया जाएगा, और एनीवन या फिर कोई भी एक जो कि एक्ट करेगा सभी के बिहाफ पर, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेटा ये तो थी आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसके अंदर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात आती है तो हमने सारी चीजें जान ली। पर्सन मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, लेकिन 50 अगर इन फ्यूचर कभी चेंज भी होंगे तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100, क्योंकि सेक्शन 464 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कितनी मिली हुई है कि वो मैक्सिमम कितने बता सकते हैं? 100। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने बता रखे हैं? 50। तो फिलहाल अगर आपसे कोई पूछेगा तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये कई जगह कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो 100 है। नहीं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 50। 100 किसी जमाने में यानी कि इन फ्यूचर हो सकते हैं, फिलहाल नहीं। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट किस चीज का होगा? कि हम प्रॉफिट्स को आपस में क्या करेंगे? शेयर। और वो प्रॉफिट्स किससे जनरेट होगा? बिजनेस से। और ये जो बिजनेस है वो कौन चलाएगा? सभी मिलकर चलाएंगे या फिर कोई भी एक सबके बिहाफ पे चला सकता है। अब बेटा हमें चर्चा करनी है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पार्टनरशिप डीड कैन बी इन ओरल फॉर्म, इट कैन बी इन रिटन फॉर्म। यानी कि पार्टनरशिप डीड आपकी ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में एग्रीमेंट हुआ है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इस रिटन फॉर्म को पार्टनरशिप कह देते हैं, ओरल फॉर्म को तो एग्रीमेंट कह देते हैं। तो इसे तो हटा दें। ओरल किसलिए प्रेफर नहीं किया जाता? क्योंकि आज अगर एक इंसान एग्री कर जाता है किसी बात पे तो ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है आगे जाके वो उस चीज को मुकर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, रिटर्न के अंदर पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं। हर पार्टनर उस पर साइन करता है यानी कि एग्री करता है। तो अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है इन पार्टनर्स के बीच में तो आपके पास प्रूफ के तौर पर ये पार्टनरशिप डीड होती है रिटर्न पे। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे? सर इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होगा? बेटा डीड एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का। अब इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होगी? कहने को तो इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, बट हम कुछ ही टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताएंगे।
पहली टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होगी बेटा? एक तो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन किस किस का लिखा होगा? फर्म का डिस्क्रिप्शन। फर्म के डिस्क्रिप्शन का मतलब है फर्म का क्या नाम है, क्या बिजनेस होगा, कब से शुरू होगा, बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पार्टनरशिप की। उस डेफिनेशन के अंदर एक बात लिखी गई थी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, यानी कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, एग्रीमेंट के लिए कहा था कि ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था बट ओरल को हम लोग प्रेफर नहीं कर सकते, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटन एग्रीमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी रिटन एग्रीमेंट को हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। तो बेटा इस पार्टनरशिप डीड ये एक रिटन एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट के अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होंगी। सभी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप की इस डीड के अंदर लिखी हुई होंगी। अब कुछ चीजें हम लोग बात कर लेते हैं जो डीड के अंदर, यानी कि डीड के कंटेंट्स बेसिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डीड के कंटेंट्स क्या होंगे। बेटा कंटेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं बट हम कुछ ही कंटेंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का नाम और उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। पार्टनर का नाम और डिस्क्रिप्शन में तो पार्टनर कौन कौन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उनका डिस्क्रिप्शन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें लिखी होंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, और फिर आता है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी कि जो आपका फर्म है, यानी कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, और उस फर्म का नेचर भी लिखा होगा, किस तरीके का काम करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर करेंगे, बेटा ये पीएसआर शॉर्ट में कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, तो वो भी इसके अंदर पहले से ही लिखा होगा। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। पार्टनर्स से उनकी की हुई ड्राइंग्स के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट लेंगे या कितना इंटरेस्ट कैपिटल पर देंगे और कितना इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर उनसे लेंगे। ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ रही है तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी लिखा होगा कि कौन सा पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके अलावा पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होंगी कि हर पार्टनर का क्या राइट होगा और उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में भी लिखा होगा, यानी कि इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसे किस तरीके से सेटल करेंगे। बेटा ये तो कुछ मेजर चीजें मैंने लिखवाई है, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो डीड के अंदर मेंशन की जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स एंड ड्यूटीज की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि डीड है या नहीं है तो क्या किया जाएगा। बात करते हैं कुछ मेजर राइट्स एंड ड्यूटीज की। बेटा every partner has a right to participate in business,
यानी कि हर पार्टनर का हक है कि वो बिजनेस के काम में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि आप किसी भी पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते, ये उसका राइट है, लीगल राइट है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हम हर पार्टनर से कंसल्ट करेंगे, ये उसका राइट है। अगर बिजनेस में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो हम सभी पार्टनर से कंसल्ट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है ए बी सी 3 पार्टनर है तो ए और बी मिलकर ही आपस में डिसीजन ले लें और सी को इग्नोर कर दें। सी से कंसल्ट करना पड़ेगा, ये सी का लीगल राइट है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स and have a copy of it, यानी कि हर पार्टनर के पास राइट है वो जब चाहे फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट यानी कि उसे देख सकता है, चेक कर सकता है और उनकी चाहे तो एक कॉपी भी अपने पास रख सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट, हर पार्टनर का राइट है कि उसे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। फिर इसके बाद आता है एक और राइट ले लेते हैं यहां पर। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिनाई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि हर पार्टनर के पास एक राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एंट्री लेने से डिनाई कर सकता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट बनता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आप बात को समझिए, मैं कह रहा हूं एक बिजनेस के अंदर 40 मेंबर्स हैं ऑलरेडी, यानी कि 40 पार्टनर्स हैं। बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते थे? 50, फिलहाल हमारे पास कितने हैं? 40। एक नया पर्सन यानी कि एक नया पार्टनर बनने जा रहा है, तो अब आप लोगों को ऐसे केस में क्या लगेगा, जब हम एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स आपस में एक मीटिंग बुलाएंगे। अब इस मीटिंग के अंदर आपको अगर मैं बोलूं कि 50 पार्टनर्स तो एग्री कर गए, तो 50 पार्टनर्स तो फेवर में आ गए, बट बचे हुए 15 पार्टनर्स डिसएग्री कर देते हैं, यानी कि वो फेवर में नहीं आते, डिसएग्री डिनाई कर देते हैं। तो ऐसे केस में आपको लगेगा कि सर मेजॉरिटी तो एग्री कर गई है तो हम इसको एडमिट कर लेते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया? एवरी पार्टनर हैज अ राइट, यानी कि हर एक पार्टनर के पास राइट है, वो डिनाई कर सकता है किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन। तो यानी कि यहाँ पर मुझे अगर एडमिशन करना है तो मुझे 100% मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? 100% मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा और आपको मेजॉरिटी का मतलब पता होना चाहिए, 50% से ज्यादा। तो यहाँ पर अगर 50% से ज्यादा पर्सन एग्री कर जाते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, मुझे 100% लोगों को एग्री कराना है, तभी एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल, एडमिशन हो ही नहीं सकेगा। तो बेटा ये तो कुछ मेजर राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, पार्टनर्स के पास क्या राइट है। अब हम बात करते हैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। पहला सवाल उठता है, अगर किसी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या वो फर्म वैलिड नहीं है? बेटा मैंने अभी भी बोला था एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती, लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो चलेगा। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट को हम प्रेफर नहीं करते लेकिन रिटन एग्रीमेंट को प्रेफर करते हैं, और रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। तो यानी कि अगर किसी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, एक सिंपल ओरल एग्रीमेंट है, तो भी वो फर्म वैलिड है। अब बात करते हैं सर, अगर किसी फर्म में
पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि उनके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, और इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम किस तरीके से उसको सेटल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। व्हेन देयर इज नो डीड, a firm has a deed, तो फर्म के पास डीड है और एक फर्म के पास डीड नहीं है। यहां लिख देते हैं फर्म डोंट हैव डीड, तो फर्म के पास डीड नहीं है और फर्म के पास डीड है। बेटा इसके अंदर एक सिचुएशन और ऐड हो जाती है, फर्म में जो डीड है वो डीड क्या हो जाती है, साइलेंट। तो दो चीजें निकल के आई, फर्म के पास डीड नहीं है या फिर डीड तो है लेकिन डीड साइलेंट है। तो यहाँ पर जो चीजें मैं बताऊंगा वो दोनों केस में एप्लीकेबल होगी। और यहाँ पर क्या है, फर्म के पास डीड तो है, तो जब डीड होगी तो बेटा कानून में कहा गया कि अगर डीड है यानी कि फर्म के अंदर पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री कर गए, तो बेटा डू एज मेंशन इन डीड। क्या मतलब हुआ, डिस्प्यूट सेटल करने के टाइम पर हम डीड को देखेंगे, डीड में जो लिखा होगा हम उसी चीज को एग्री करेंगे, यानी कि उसी चीज के हिसाब से डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, उसके अलावा कोई और चीजें नहीं देखी जाएगी। तो फर्म के पास अगर डीड है तो बेटा जो डीड के अंदर लिखा होगा एज इट इज फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है डू एज मेंशन इन डीड या फॉलो व्हाटएवर मेंशन इन डीड। लेकिन मेन दिक्कत आती है जब फर्म के पास डीड ही नहीं है या फिर डीड है बट वो डीड साइलेंट है। पहले तो बेटा साइलेंट का मतलब देख लेते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड तो थी, उसके अंदर कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, लेकिन पीएसआर के बारे में डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा था। तो डीड तो है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डीड क्या हो गई, साइलेंट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या किस तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। बेटा थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्ट को मेंशन किया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बात वही है, अगर आपके पास डीड नहीं है तो फिर हम किसके पास जाएंगे, लॉ के पास। और पार्टनरशिप को गाइड करने वाला लॉ कौन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यानी कि अगर आपके पास डीड नहीं है या फिर डीड है बट साइलेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो हम किसको फॉलो करेंगे, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। अब वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, पहली बात आती है बेटा पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी सी तीन पार्टनर है, 50% पैसा ए लेके जाएगा, 30% पैसा बी लेके जाएगा और 20% पैसा सी लेके जाएगा, तो हम एज इट इज करेंगे। लेकिन अगर डीड नहीं है या फिर डीड तो है लेकिन उसमें पीएसआर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा लॉ कहता है सबको इक्वल पैसा मिलेगा। तो अगर पीएसआर के लिए डीड में कुछ नहीं लिखा है या फिर डीड साइलेंट हो जाती है या डीड है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या माना जाएगा, सभी पार्टनर का इक्वल। और बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्वल का मतलब देखिए लॉ में लिखा है इक्वल, बराबर, बात खत्म। किसी पार्टनर ने ज्यादा काम किया है तो वो ज्यादा पैसा मांग रहा है, किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करी है तो वो ज्यादा प्रॉफिट मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही बटेगा। तीन पार्टनर है तो तीनों को 1/3 1/3 1/3 दे दो, दो पार्टनर है तो दोनों में हाफ हाफ बांट दो, चार पार्टनर है तो चारों को 25% 25% 25% 25% बांट दो। फिर बात आती है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। बेटा इसको थोड़ा सा समझो, एक पार्टनर है और ये उसका बिजनेस यानी कि फर्म है, तो पार्टनर क्या करता है, इस बिजनेस के अंदर क्या लगाता है, कैपिटल। इस कैपिटल को कहते हैं हम पूंजी, और बदले में ये पार्टनर इस बिजनेस से क्या ले सकता है, इस पूंजी पर इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा एक बात बताइए, लीगली अगर देखा जाए तो पार्टनर्स और बिजनेस अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है।
बिजनेस और पार्टनर दोनों एक ही एंटिटी हैं, क्योंकि बिजनेस के मालिक ये है तो इनको एक ही कंसिडर किया जाता है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को अलग अलग कंसिडर करते हैं। हम मानते हैं बिजनेस अलग है और उसके पार्टनर्स अलग है। बट ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से बता देता हूं, पार्टनर अलग है और बिजनेस अलग है सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो पार्टनर्स और बिजनेस दोनों ही सेम है, दोनों एक ही है। तो अब मेरे को बताइए, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं दोनों सेम है, तो हम अभी भी बात किसकी कर रहे हैं? लॉ की। तो खुद बताइए, क्या लॉ कह सकता है कि आप खुद से ही इंटरेस्ट लो? आपने अपना बिजनेस किया, उसमें पूंजी लगाई, उस पूंजी पे ब्याज दे रहे हो, तो इलॉजिकल सा नहीं लग रहा? तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला लॉ ने कि ये नॉट अलाउड, यानी कि किसी भी पार्टनर को उसकी लगाई हुई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आप लोगों को। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी वो यही कहते हैं। अब ड्राइंग्स क्या होती है बेटा, थोड़ा सा इसका रिवर्स कर लो। पार्टनर क्या करता है, कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो वो बिजनेस से क्या निकाल लेता है, कुछ पैसा, जिसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसे कहते हैं हम ड्राइंग्स। इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या है कि एक पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने बिजनेस से कुछ पैसा ड्रॉ कर लिया। तो अब बिजनेस क्या कहता है कि आप मुझे उस पर इंटरेस्ट दो। बिल्कुल रिवर्स है पिछली वाली सिचुएशन का। तो अब फिर से लॉ बीच में आके क्या कहता है, क्या पागल बनाने वाली चीज थोड़ी है कि पार्टनर बिजनेस अलग अलग थोड़े, दोनों एक ही हैं, तो आप खुद से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज कर सकते हो? तो यहां पर भी क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, नॉट चार्ज। बेटा फिर रिपीट कर देता हूं, अगर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे तो लेंगे। डीड अगर है तो जो डीड में मेंशन है हम बिल्कुल उसे ही फॉलो करेंगे। बट अगर डीड नहीं है तो ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं। इसके बाद बात आती है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे या फिर नहीं देंगे? अब बेटा रेम्यूनरेशन क्या होता है? बेटा रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस, कमीशन। तो लॉ से पूछा गया कि क्या हम पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हैं? देखो लॉ से बात चल रही है, लॉ से हम क्या कह रहे हैं, कानून से बात कर रहे हैं। कौन से कानून से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उससे पूछा गया कि पार्टनर्स ने पीएसआर पे एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, तो लॉ क्या कहता है, इक्वल पार्ट हो, हर पार्टनर का बराबर का हक है। लॉ से पूछते हैं कि क्या हम पार्टनर्स की कैपिटल पर उन्हें ब्याज दे दें? लॉ कहता है देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लॉ से पूछते हैं क्या हम पार्टनर्स की ड्राइंग पर उनको इंटरेस्ट उनसे ले लें? तो लॉ कहता है नहीं, ये भी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात आती है क्या हम पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं? अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, मैं खुद से ही सैलरी ले रहा हूं, तो बेटा ये तो वही बात होगी ना, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रखा। तो खुद से ही सैलरी लेने का कोई मतलब नहीं है, खुद को ही बोनस देने का कोई मतलब नहीं है, खुद को ही कमीशन देने का कोई मतलब नहीं है। तो लॉ फिर से कहता है ये भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू फर्म। लोन जो कि एडवांस किया गया है एक पार्टनर के द्वारा, किसको? फर्म को। इस चीज को देखिए बेटा, ये एक पार्टनर है और एक फर्म हो गया। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों एक ही है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अलग अलग मानते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, बेटा पहले बात चल रही थी कि किसी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है, तो यहां पर हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लोन की। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो लॉ कहता है वो पार्टनर एंटाइटलमेंट रखता है उस लोन पर इंटरेस्ट लेने के, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? 6% पर एनम। कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। तो हम लॉ से पूछते हैं कि एक पार्टनर ने बिजनेस में लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का।
क्या उस लोन पर उसे ब्याज दे दिया जाए? तो लॉ कहता है हाँ बिल्कुल ब्याज देना चाहिए, और कितना परसेंट? 6% पर एनम। बट फिर से मैं रिपीट करूंगा, एग्रीमेंट में अगर लिखा है हम 10% देंगे, लॉ को कोई दिक्कत नहीं, आप 10% देना चाहते हो तो 10% दो। एग्रीमेंट में लिखा है हम 3% देंगे, तो भी लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तब लॉ कहता है कि 6% तो देना ही पड़ेगा। अब बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है, मैं यहाँ पर जो लोन की बात कर रहा हूँ उसकी मूवमेंट देखिए, पार्टनर ने फर्म को दिया है। कई केसेस ऐसे आएंगे जहां पर फर्म से पार्टनर ने लोन लिया है, तो मैं इस लोन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं कि एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, और बेटा इसीलिए टर्म यूज करी गई है एडवांस। एडवांस का मतलब मैंने दिया है, मैंने लिया नहीं है, मैंने दिया है। तो अगर लोन एडवांस किया गया यानी कि दिया गया है किसी पार्टनर के द्वारा किसी फर्म को, तो 6% पर एनम उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बेटा ये हमारे मेन प्रोविजंस थे। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा उन सभी चीज़ों को रिकॉल करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ। अमन, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। बेटा ध्यान दीजिए, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहला पॉइंट क्या कहता है? अमन हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। बेटा अमन एक पार्टनर है, अमन ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बाकी पार्टनर्स से। डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करता है कितने रुपए की? 10% पर एनम की। बट भास्कर एंड चमन डू नॉट एग्री विद हिम। तो मुझे बताइए बेटा, आप किसका साथ देंगे, अमन का या फिर भास्कर और चमन का? आप बात को समझिए। हमने पढ़ा था कि जब भी डीड नहीं होगी तो कुछ प्रोविजंस है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखे गए हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। तो बेटा लॉ में क्या लिखा था? किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग किसकी तरफ होने चाहिए? भास्कर और चमन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रीज़न क्या देंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो? क्योंकि डीड नहीं है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस में साफ साफ लिखा है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बेटा अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, भास्कर हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। भास्कर पूरा टाइम से बिजनेस को चलाने के लिए डिवोट करता है। एंड डिमांड्स अ सैलरी, और कह रहा है कि मैं भाग दौड़ मैं करता रहता हूँ सारी, तो मुझे 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी भी दीजिए। बट अमन एंड चमन डू नॉट एग्री विद हिम। तो बेटा अमन और चमन अब इस बात पे एग्री नहीं करते, तो मुझे बताइए अब फिर से आप भास्कर के साथ होंगे या फिर अमन एंड चमन? जल्दी से रिकॉल कीजिए। बेटा टाइम कौन पार्टनर कितना दे रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ में कहा गया कि आप किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, ना सैलरी मिलेगी, ना बोनस मिलेगा, ना कमीशन मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें कब है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको किसका साथ देना चाहिए? अमन और चमन का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो सैलरी विल बी गिवन। आपको सैलरी भी नहीं देनी है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट पढ़िए, चमन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000। बेटा चमन ने डिमांड की है कि मुझे इंटरेस्ट दिया जाए, किस पर? लोन पर। लोन कितने रुपए का है? 50,000 रुपये का। देखिए एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पर एनम। बेटा चमन ने डिमांड करी कि मैंने बिजनेस को लोन दिया है 50,000 रुपये का, तो मुझे उस लोन पर ब्याज दिया जाए। तो बेटा डिमांड तो ठीक थी कि उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, लॉ में भी कहा है कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये डिमांड यहाँ पर आकर खराब हो गई। मार्केट रेट पर थोड़ी मिलता है, लॉ में क्या कहा गया है? मार्केट रेट पे नहीं मिलेगा। लॉ में क्या बोला है? कितना मिलेगा?
6% पर एनम। तो चमन की डिमांड भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेकार। चमन को हम मार्केट रेट पर नहीं देंगे इंटरेस्ट, हम कितना इंटरेस्ट दिया करेंगे, 6% पर एनम का। तो बेटा फटाफट बताओ, 50,000 का 6% कितना होगा, 50,000 का 6%, 3,000 रुपये। ठीक है, तो 3,000 रुपीज़ का चमन को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। फोर्थ पढ़िए, अमन हैज़ ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़। बेटा अमन ने 10,000 रुपये निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। याद कीजिए पर्सनल यूज़ के लिए क्या कहते हैं हम इसे, ड्राइंग्स। भास्कर एंड चमन डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अब भास्कर और चमन कह रहे हैं कि उसने जो ये ड्राइंग्स करी है इस पर उससे 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो बेटा इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। लॉ में क्या लिखा था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो उनसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट क्यों ले लेंगे। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। फिफ्थ पढ़िए, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटेड टू ₹50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। तो बेटा पहले साल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इनका, 50,000 रुपये का। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम, यानी कि ना इस 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, ना ही सैलरी दी गई है, ना ही लोन पर इंटरेस्ट दिया गया है, ना ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट प्लस किया गया है, कुछ भी नहीं किया। और कितने रुपए कमाए इस बार इन्होंने, 50,000 रुपये। तो मुझे बताइए बेटा क्या किया जाएगा यहाँ पर, 6 पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, अमन वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्या हमने कैपिटल का रेशियो पढ़ा था, कहीं भी पढ़ा है आपने कि कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा प्रॉफिट, नहीं, हम कैपिटल के रेशियो में नहीं बांटेंगे। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से चलते हैं, लेकिन डीड यहाँ पर नहीं है तो क्या किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल। बेटा कितने पार्टनर है, 3, तो PSR कितना बन गया, 1:1:1। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ विल द डिस्प्यूट्स बी सेटल्ड। बेटा एक एक करके हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इस 50,000 में से सिर्फ हम क्या देंगे, 3,000 का इंटरेस्ट, बचेगा कितना, 47,000। ये 47,000 ए यानी कि अमन, बी यानी कि भास्कर, सी यानी कि चमन, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बराबर बराबर। तो बेटा अगर 47,000 को आप तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये कितना आएगा, 15,667, 15,667, लेकिन 15,666। अब ये मत बोलिएगा सर 1 रुपया कम दिया है, 1 रुपये के लिए बेटा कोई झगड़ा नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, A and B are partners in a firm। फिर से they do not have a partnership deed, फिर से इनके पास डीड नहीं है बेचारों के पास। What shall be the position in the following cases। अब बताइए क्या पोजीशन होनी चाहिए। पहला पॉइंट कहता है A devotes more time than B। A और B में कंपटीशन चल रहा है, A ज़्यादा समय देता है बिजनेस को, तो A कहता है मुझे सैलरी भी दो 6,000 रुपये पर मंथ की। बेटा अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने, तो A की ये जो डिमांड है हम इसे क्या कर देंगे, खारिज। टाइम कौन कितना दे रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनर की डीड में ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि उसे सैलरी देनी है या नहीं देनी है। डीड में नहीं लिखा तो लॉ कहता है जब तुम मेरे से पूछने आओगे तो मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। तो यहाँ पर भी क्या है, नो सैलरी, सैलरी नहीं देंगे। सेकंड पढ़िए, बी हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹50,000। बी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है कितने रुपए की, 50,000 रुपये की। Whereas A has invested ₹5,000 as capital। बेटा B ने लगाए 50,000 लेकिन A ने लगाए सिर्फ 5,000। A however has advanced ₹10,000 as loan। तो A ने ये समझदारी करी, उसने पैसे तो 5,000 रुपये लगाए एज अ कैपिटल, लेकिन लोन के तौर पर उसने 10,000 रुपये दे दिए। What interest if any will be allowed to A and B। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या ब्याज दिया जाएगा A और B को। तो बेटा फटाफट से सोचिए किसको कितना इंटरेस्ट देंगे। बी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बी ने सिर्फ क्या लगाई है, कैपिटल,
तो बी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बात करते हैं ए की, तो बेटा ए को भी उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो 10,000 रुपये हैं लोन के तौर पे, इसका 6% इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो 10,000 का 6% कितना होगा भाई? 600 रुपये। तो 600 रुपये का इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा बी को। अब थर्ड पॉइंट पढ़िए, ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन सी एज अ पार्टनर, बी ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। तो बेटा ए क्या चाहता है? अपने बेटे को एज अ पार्टनर एडमिट करना, लेकिन बी इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर देता है, बी मना कर देता है कि भैया मैं तो नहीं करने दूंगा एडमिशन। तो मुझे बताइए, आपको याद होना चाहिए ऐसे केस में क्या किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर पार्टनर एक राइट रखता है कि वो एडमिशन का डिनाई कर सकता है। तो बेटा अगर बी ने मना कर दिया तो एडमिशन नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए 100% मेजॉरिटी चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नो एडमिशन, एडमिशन नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, बी वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। फिर से देखिए बी कैसी बातें कर रहे हैं। बी कह रहा है कैपिटल के रेशियो में बांटो प्रॉफिट को। क्या कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा? नहीं। ए वांट्स, दो बार हो गया ये, ए वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ए कहता है कि इसे इक्वली बांटा जाए, तो बेटा आप किसका साथ देंगे? ए। तो ए इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अर्जुन एंड भीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड। तो बेटा अर्जुन और भीम दो पार्टनर हैं, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड, बट हैड एग्रीड, लेकिन एग्री किया हुआ है, यानी कि इनके पास एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट कौन सा होगा? रिटर्न तो है नहीं, तो कौन सा होगा? ओरल होगा। किस शर्तों पे ये लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है? पहला, सैलरी विल बी पेड टू अर्जुन एट द रेट 10% पर मंथ। बेटा अर्जुन को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपये पर मंथ। तो बेटा साल की कितनी हो गई? 1,20,000। सर कैसे आया? 10,000 एक महीने की है तो 12 महीने से डिवाइड कर दोगे बेटा, 1,20,000 रुपये बन जाता है। भीम विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट्स होंगे उस पर भीम को 10% की कमीशन मिलेगी। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर 10% पर एनम का। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया भी जाएगा 10% पर एनम का। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, यानी कि अर्जुन और भीम की कंसेंट के बिना कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। कहता है हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बी रिजॉल्व। अभी आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो डिस्प्यूट्स हैं हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहला डिस्प्यूट पढ़िए, भीम डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज अर्जुन इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। भीम कहता है कि मुझे भी सैलरी दो जितनी आप अर्जुन को पे कर रहे हो। अर्जुन इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। कहता है मेरी जो कमीशन है भीम की वो लो है, कम पड़ रही है, तो अर्जुन को जितनी सैलरी देते हो उतनी ही उसे भी सैलरी दो, मेरी कमीशन कम है। तो बेटा क्या भीम की इस डिमांड को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा था? भीम को सिर्फ कमीशन मिलेगी और अर्जुन को सैलरी मिलेगी। यहाँ पर डीड है, मतलब डीड तो नहीं है रिटर्न फॉर्म में, लेकिन एग्रीमेंट तो है ना। तो अगर एग्रीमेंट है तो हम एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। अब एग्रीमेंट में कहा जाता है कि भीम को कमीशन दी जाएगी तो भीम को कमीशन ही दी जाएगी। भीम इसके अलावा कुछ और मांगेगा तो वो उसे नहीं मिलेगा। अगर यही चीज़ इनकी डीड ही नहीं होती, इनके पास डीड नहीं होती और साथ ही साथ एग्रीमेंट भी नहीं होता, फिर तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लॉ को अप्लाई करते और फिर हम इसकी डिमांड को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते। अभी भी रिजेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन तब तो भीम को कुछ भी नहीं मिलता, जो ये कमीशन मिल रही है वो भी नहीं मिलती। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए सेकंड, अर्जुन डिमांड्स दैट हिज सन अभिमन्यु बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर। अर्जुन कह रहा है कि मेरे बेटे अभिमन्यु को पार्टनर एडमिट कर लो, कितने हिस्से के लिए? 25% हिस्से के लिए। तो बेटा 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 यानी कि 25% हिस्से के लिए उसको एडमिट कर लो आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू विच भीम डिसएग्री, जिसके ऊपर भीम डिसएग्री कर जाता है, यानी कि भीम मना कर देता है। तो बेटा ऊपर भी ये बात लिखी हुई थी,
पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर दोनों की कंसेंट के बिना एडमिट नहीं होगा। ये बात नहीं भी लिखी होती, हम अगर लॉ के पास भी जाकर पूछते तो लॉ में भी यही लिखा है कि कोई भी पार्टनर बिना 100% मेजॉरिटी के एडमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों डिस्प्यूट हमने सॉल्व कर लिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी बेटा हो चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में? अमन एंड रमन परचेज द बिल्डिंग। तो अमन रमन दो इंसान, इन्होंने क्या खरीदी है? एक बिल्डिंग। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इक्वली, इन्होंने कैपिटल क्या करी है? बराबर बराबर पैसा लगाया है। टू कन्वर्ट द बिल्डिंग इनटू स्कूल, बेटा बिल्डिंग को क्या बना दिया इन्होंने? स्कूल। तो जो बिल्डिंग थी उसे किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने? स्कूल में। और जो खर्चा आया दोनों ने बराबर बराबर लगाया। दे लेट इट आउट ऑन अ रेंट ऑफ ₹50,000 पर एनम, और उन्होंने इस स्कूल को रेंट पर चढ़ा दिया है, जिसका रेंट कितना लेते हैं ये लोग? 50,000 रुपये सालाना। एंड शेयर द रेंटल इनकम इक्वली, तो बेटा जो रेंट की इनकम आती है यानी कि 50,000 रुपये, दोनों आपस में इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 25-25 हज़ार की। स्टेट वेदर अमन एंड रमन आर पार्टनर। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या अमन और रमन पार्टनर है? सर कह तो रहा है इस क्वेश्चन कि पार्टनर है, पढ़ के लग तो रहा है। देखिए कैपिटल लगाई दोनों ने, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी ये चीज़ें आती थी। जो प्रॉफिट होता है उससे, और वो प्रॉफिट आपस में शेयर भी करते हैं। तो बेटा ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं कर रहे। मुझे बताइए क्या ये इनका बिजनेस है? क्या यही इनका बिजनेस है? इन्होंने स्कूल बनाया और स्कूल को रेंट पे चढ़ा दिया, क्या ये बिजनेस हो गया? बिजनेस याद कीजिए, बिजनेस 11th क्लास में याद कीजिए, बिजनेस किस एक्टिविटी को कहते थे? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती थी जो कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करी जाए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी बिजनेस की कि वो एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कोई एक ट्रांजैक्शन करके छोड़ दूं और उसमें मेरे को प्रॉफिट हो जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरा बिजनेस है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर बिजनेस है अमन और रमन के बीच? नहीं। तो जब बिजनेस ही नहीं है तो क्या वो पार्टनर्स कहलाए जाएंगे? नहीं कहलाए जाएंगे। तो फिर क्या कहलाए जाएंगे? बेटा इनको को ओनर्स कह सकते हैं हम लोग। एक प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं, को ओनर्स, जो रेंटल इनकम आती है दोनों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, बट इन्हें पार्टनर्स नहीं कह सकते। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, देखिए कैपिटल लगाई है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कहा था, बट यही तो बच्चा गलती कर जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में क्वेश्चंस। बच्चों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ स्लीपिंग पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। याद कीजिए ये टर्म को क्या कहा था? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब था? हर पार्टनर प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एजेंट भी है। एजेंट का मतलब एजेंट बाउंड हो जाता है, सॉरी एजेंट नहीं, प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है एजेंट्स के एक्ट की वजह से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो क्या वो लाइबल होगा बाकी पार्टनर्स के एक्ट से? हाँ, हर पार्टनर लाइबल होगा, क्योंकि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। अब बात आती है, हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर ये स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। एक सवाल उठता है कि सर ये स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। अभी तक तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, अब पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, 5 तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है एक्चुअल पार्टनर, जिसको आप एक्टिव पार्टनर भी कह सकते हो, और एक टर्म दी जाती है ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक है एक्चुअल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर भी कह सकते हो उसे, और ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कह सकते हो। दूसरा आता है आपके पास स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम है डॉर्मेंट पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर को आप डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आता है आपका नॉमिनल पार्टनर। अभी हम डिस्कस करेंगे इन पार्टनर्स के बारे में, ये क्या होते हैं क्या नहीं। मेन मोटिव यही है, हम इसी लेक्चर के अंदर जितनी थ्योरी है उसे कवर कर ले, आगे हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने होंगे।
चौथा पार्टनर होता है पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय एस्टोपेल, ठीक है। और फिफ्थ पार्टनर होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पहला है एक्चुअल पार्टनर और एक्टिव पार्टनर भी कह सकते हो इसे, ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कह सकते हो। दूसरा है आपका स्लीपिंग पार्टनर जिसका दूसरा नाम है डोरमेंट पार्टनर। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। चौथा है पार्टनर बाय एस्टोपेल और पांचवा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। बेटा पहला पार्टनर लिखा है यहाँ पर एक्चुअल पार्टनर, जिसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। बेटा ये वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस के कंडक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अपना टाइम डिवोट करता है। लेकिन दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। बेटा ये पार्टनर देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्लीपिंग, सोता रहता है। ये पार्टनर सोता रहता है, इसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये सिर्फ पैसा लगाता है, यानी कि कैपिटल लगाता है और प्रॉफिट्स लेकर चला जाता है। बाकी बिजनेस के कंडक्ट में ये कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। बेटा ये थोड़ा सा अलग तरीके का पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर। बेटा नॉमिनल पार्टनर का मतलब है जो पार्टनर बिजनेस में यानी कि फर्म में अपना सिर्फ नाम देता है। ये पार्टनर ना कैपिटल लगाता है, ना प्रॉफिट्स में हिस्सा इसको मिलता है, ना ये कैपिटल लगाएगा, ना ही प्रॉफिट्स में इसको कोई हिस्सा मिलेगा। बस ये पार्टनर फर्म में अपना नाम देता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा बात को समझिए। अगर मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं और कोई डी है, डी बहुत ही नोन पर्सन है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत ही नोन पर्सनालिटी है, तो डी को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे बिजनेस में सिर्फ अपना नाम दे दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना, ना आपको पैसा लगाना है, ना ही आपको पैसा मिलेगा, ना ही आपको बिजनेस में कोई पार्टिसिपेट करना है। बस अगर आप अपना नाम हमारे बिजनेस को दे देते हो तो हमारा बिजनेस वैसे ही चल जाएगा। तो हम ऐसे पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। बेटा फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर इज पार्टनर बाय एस्टोपेल। अब इस चीज़ को हम समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। बेटा सपोज कीजिए ये एक मीटिंग रूम है। इस मीटिंग रूम में यहाँ पर आउटसाइडर्स बैठे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी, और इधर पार्टनर्स बैठे हैं, इनकी आपस में मीटिंग चल रही है, ए बी सी डी। बेटा ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है और डी भी पार्टनर है। अब सपोज कीजिए इस मीटिंग रूम में एक ई एंटर कर जाता है और वो भी पार्टनर्स की चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ये आउटसाइडर्स इनसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो ये भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो मुझे बताइए सामने वाले को क्या लगेगा कि ई भी एक पार्टनर है, जबकि ई एक्चुअल में पार्टनर नहीं है फर्म का, लेकिन वो एक्ट इस तरीके से करता है कि सामने वाला मिस्टेकनली उसे भी पार्टनर एज्यूम कर लेता है। तो इस तरीके के पार्टनर को हम लोग क्या बोला करेंगे? पार्टनर बाय एस्टोपेल। बेटा बेसिकली ये चीज़ें ना लॉ में लिखी हुई है। अगर कोई इंसान इस तरीके से करता है तो उससे क्या होता है, आउटसाइडर्स मिसलीड हो जाते हैं, वो ई को भी पार्टनर समझ बैठते हैं। तो इसलिए कहा गया लॉ में कि ई को हम पार्टनर बनाएंगे, ई को माना जाएगा कि वो पार्टनर है, और ई इन सभी पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए ये भी लाइबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पार्टनर मान लिया गया तो ये भी प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पार्टनर बाय एस्टोपेल। अब बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बेटा इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और मीटिंग रूम बनाते हैं यहाँ पर, फिर इधर आउटसाइडर्स बैठे हैं, यहाँ पर पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। इधर एक और रूम है, यहाँ पर ई बैठा हुआ है। अब इनकी मीटिंग चल रही थी आपस में, ए बी सी डी और आउटसाइडर्स की। आउटसाइडर्स ई के बारे में पूछते हैं ए बी सी डी से, और ए बी सी डी ये कहते हैं कि हाँ ई भी पार्टनर है। अब ई एक्चुअल में पार्टनर तो है नहीं,
लेकिन उसे बोलते हैं कौन, ए बी सी डी, आउटसाइडर्स को ये बताते हैं कि ई भी एक पार्टनर है, और ई को ये बात सुनने में आ जाती है, यानी कि ई को ये पता चल जाता है, इस बात की नॉलेज मिल जाती है कि ए बी सी और डी उसे पार्टनर बता रहे हैं, लेकिन ई एक्चुअल में पार्टनर तो है नहीं। तो ई को क्या करना चाहिए इस केस के अंदर, इसे फटाफट से इस मीटिंग में आना चाहिए और आउटसाइडर्स को बता देना चाहिए कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। लेकिन अगर ई इस बात की नॉलेज होने के बावजूद सामने यानी कि आउटसाइडर्स को आकर नहीं बताता कि वो पार्टनर नहीं है, तो लॉ कहता है हम इसे भी पार्टनर बना देंगे, तो ये भी पार्टनर माना जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्टनर इसे कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके के पार्टनर को कहते हैं हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पार्टनर, बट ये पार्टनर नहीं होता है। और इसको अगर देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर अगर इसको नॉलेज नहीं है और फिर इसको कह दिया कि ये पार्टनर है, तो ऐसे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो बेटा फिर तो कोर्ट में केस चलेगा कि ये इसे पता ही नहीं था। लेकिन लॉ में लिखा गया, या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब है अगर इसे नॉलेज है कि इसको एज अ पार्टनर कंसिडर कराया जा रहा है लोगों से, तो बेटा इसका क्या धर्म बनता है कि आकर ये मना कर दे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं ये इसकी गलती है। आई होप आप लोगों को अब ये पांचों टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी रीडिंग भी कर लेते हैं, पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब मेरे साथ साथ पढ़िएगा पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल के लिए क्या लिखा है। इफ़ अ पर्सन बिहेव्स, अगर एक पर्सन इस तरह से बिहेव करता है इन सच अ फैशन दैट ही इज़ मिस्टेकन टू बी अ पार्टनर, कि सामने वाला उसे मिस्टेकनली पार्टनर कंसिडर कर सकता है, मिस्टेकन टू बी अ पार्टनर बाय थर्ड पार्टी, ही विल बी हेल्ड लाइबल टू दोज थर्ड पार्टी, तो उन थर्ड पार्टीज के टूवर्ड्स वो भी लाइबल ठहरा दिया जाएगा। सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल, ही इज नॉट रियली अ पार्टनर, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। एज सच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, बेटा पार्टनर नहीं है तो प्रॉफिट्स में हिस्सा भी तो नहीं मिलेगा। तो पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो आके बिहेव इस तरीके से करता है कि सामने वाला उसे भी पार्टनर मान लेता है मिस्टेकनली, तो हम उसे भी लाइबल ठहरा देंगे। हमारे इस एग्जाम्पल में कौन था ऐसा, ई मीटिंग रूम में एंटर करके क्या कर रहा था, वो भी उसी तरह बिहेव कर रहा था जैसे बाकी के पार्टनर्स बिहेव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़िए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इफ अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड, अगर एक पर्सन को डिक्लेयर किया जाए बाय वर्ड और डीड टू बी अ पार्टनर बाय अनदर पर्सन, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिक्लेयर कर देता है कि ये भी पार्टनर है, द कंसर्न पर्सन शुड डिनाई इट, तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, आगे मना कर देना चाहिए कि मैं पार्टनर नहीं हूं। लेकिन ऑन कमिंग टू नो ऑफ सच अ डिक्लेरेशन, इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, इफ ही डज नॉट डू सो ही इज लाइबल टू दोज थर्ड पार्टी, तो हम उसे भी लाइबल ठहरा देंगे थर्ड पार्टीज के टूवर्ड्स। सच अ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई होप आप लोगों को रीडिंग से और क्लियर हुआ होगा कि पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या मतलब होता है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं हमारे, 2-3 क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट से इन्हें भी देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, वुड अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 8 members be deemed to be a partnership firm, give reason in support of your answer। बेटा देखिए ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी जिसको 8 लोग मिलकर चलाते हैं, क्या उसे पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। बताइए भाई, पार्टनरशिप फर्म के डेफिनेशन में क्या लिखा था, बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। बेटा क्या चैरिटेबल बिजनेस, चैरिटी करना मेरा बिजनेस है, बिजनेस क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट अगर मैं चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल के बैठा हूँ तो मैं तो सोशल सर्विस कर रहा हूँ, तो क्या ये बिजनेस कंसिडर किया जाएगा, नहीं। तो अगर बिजनेस नहीं है तो नो बिजनेस, तो बिजनेस नहीं है तो प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे, तो प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे, तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या हम इसे पार्टनरशिप हम मान लें, नहीं। तो आपको आंसर रीज़न में यही देना है कि यहाँ पर ये बिजनेस नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिएगा अब, कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेज इन द फर्म, क्या एक पार्टनर को हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं बिजनेस में लॉसेस को शेयर करने से, इफ़ यस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। देखिए ऑल इंडिया 2009 में आया है, फॉरेन 2009 में भी आया है, तो आपको याद होना चाहिए, कुछ याद आ रहा है, एग्जम्प्ट फ्रॉम लॉसेस, एग्जम्प्ट फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेज, हाँ कब हो सकता है ये, माइनर के केस में, किसके केस में,
माइनर। तो बेटा माइनर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि माइनर को हम पार्टनर तो बना सकते हैं लेकिन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, उसको लॉस में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अब 8th क्वेश्चन देखिए, अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट इन द पार्टनरशिप फर्म विच ही जॉइंस, स्टेट वन ऑफ दीज राइट्स। तो बेटा कह रहा है एक नया पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करता है, एक नया पर्सन जब भी वो पार्टनर बनता है तो उसे कुछ 2 मेन राइट मिलते हैं। तो आपको खाली एक लिखना है और आपको ध्यान होगा कि मैंने तो आपको 5-6 लिखवा दिए थे। क्या क्या राइट थे? राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू टेक पार्टिसिपेट, राइट टू टेक शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू डिनाई एडमिशन, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टेक अ कॉपी ऑफ इट। ये सारी चीज़ें लिखवाई थी, ठीक है। तो 8th में आपको उसमें 5-6 राइट में से कोई भी एक राइट लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। बेटा रितेश और हितेश 2 बचपन के मित्र हैं। रितेश इज़ अ कंसल्टेंट वेर एज हितेश इज़ एन आर्किटेक्ट। रितेश एक कंसल्टेंट है और हितेश एक आर्किटेक्ट है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट एंड परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹2 करोड़। दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया और एक बिल्डिंग खरीद ली। कितने रुपए की? 2 करोड़ रुपए की। तो बेटा 1-1 करोड़ रुपए लगाया होगा। आफ्टर ए ईयर, 1 साल बाद, दे सोल्ड इट फॉर ₹3 करोड़। तो बेटा 3 करोड़ में वो बिल्डिंग बेच दी। देखिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और जो 1 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ इन्होंने इसे किस में बांट लिया? इक्वली बांट लिया, यानी कि 50 लाख 50 लाख आपस में बांट लिए हैं। आर दे डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप? तो मुझे बताइए क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? बेटा पहली बात तो ये बिजनेस ही नहीं हुआ। क्यों? एक ही बार तो किया है। क्या ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है? सर क्या पता रेगुलर बेसिस पे हो। बेटा क्या पता जैसी चीज़ CBSE एक्सेप्ट नहीं करता, एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या पता तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या पता जैसी चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता कि रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, कभी 3 करोड़ में बेच देते हैं, फिर दोबारा बिल्डिंग खरीदते हैं, उसे 4 में बेच देते हैं, कोई 1 करोड़ में बेच देते हैं, तो फिर उसे रेगुलर बेसिस पे माना जाता है कि वो बिज़नेस चल रहा है, तब हम इसे पार्टनरशिप फर्म कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये बिज़नेस ही नहीं है। तो अभी 2018 में ही ये क्वेश्चन आया है। आई होप आप लोगों को अब ये भी समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल वॉन्ट्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। 40 लोग का ग्रुप है, एसोसिएशन है एक, वो पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट योर एडवाइस रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो आपकी एडवाइस चाहते हैं कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, एंड नेम द एक्ट अंडर हुज प्रोविजन इट इज़ गिवन। 2016 का क्वेश्चन है। तो बेटा बताइए, याद करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते थे? 50। और ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? सर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होगा। नहीं बेटा, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा। ये कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464। याद है? सेक्शन 464 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली थी कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और कितने कर सकती हैं? मैक्सिमम जब भी प्रिस्क्राइब करेगी मैक्सिमम 100 के प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हैं। लेकिन रूल 10 के थ्रू, रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कितने प्रिस्क्राइब करी हुई है फिलहाल? 50। ये क्वेश्चंस आज जो हमने डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।